हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर है 8 स्थानीय शासन। ठीक है, इसको यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से आपको देखना है। और ये वीडियो मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ, तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो, आरबीएसई बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड या इस देश के किसी भी स्टेट बोर्ड के हो, अगर आपके यहाँ पे एनसीईआरटी वाला सिलेबस चलता है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, कई बच्चे पूछते हैं कि सर हम एमपी बोर्ड के हैं, क्या हम पढ़ सकते हैं? तो ये सभी जगह काम आने वाली है। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो, यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्लास 11 ESP सर्च करना है और आप हमारी वेबसाइट eklavyastudypoint.com पर विजिट करके भी नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। तो एक बार सिलेबस देख लीजिए। आपके टोटल यहाँ पे 10 चैप्टर हैं और आज हम 8वां चैप्टर करने वाले हैं। ठीक है, 8वां चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले मैंने संघवाद करा दिया, अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लो। तो लास्ट चैप्टर देखिए, याद करो, लास्ट चैप्टर जो था संघवाद में था। उसमें हमने क्या पढ़ा था? संघवाद में हमने ये पढ़ा था कि दो तरह की सरकार होती है, एक केंद्र की सरकार होती है, एक राज्य की सरकार होती है। ठीक है, हमारे यहाँ पे ये दो सरकारों का कॉन्सेप्ट है। लेकिन बाद में ऐसा महसूस हुआ कि एक निचले लेवल पे, स्थानीय लेवल पे भी गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो एक तीसरे लेवल की सरकार बनाई गई हमारे यहाँ पे। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? तीसरे लेवल की जो सरकार है इसको स्थानीय सरकार कहा जाता है। तो इन दोनों के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में डिटेल में करा हुआ है। आज हम केवल और केवल स्थानीय शासन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्थानीय शासन को समझेंगे कि क्या स्थानीय शासन होता है और वो किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, एक आम आदमी है ये। एक आम आदमी के सामने क्या क्या समस्याएं होती है, आप सोचो। आपके सामने क्या समस्याएं होंगी और आप अपनी सरकार से, जिसको आपने वोट देकर चुना है, तो आप उनसे क्या सॉल्यूशन चाहोगे? ठीक है, वैसे आपकी एज नहीं है वोट देने की, आप हो जाओगे जब उस एज के 18 प्लस के, तब आप वोट दे पाओगे। मान लो आपके माता पिता जो है वोट देते हैं, उनके सामने क्या समस्या हो सकती है? तो समस्या कुछ यही होंगी कि जो गलियां हैं हमारे यहाँ पे, जो सड़कें हैं, छोटी मोटी पुलिया वगैरह टूटी होती है, या फिर कई जगह पे प्राथमिक चिकित्सा केंद्र की समस्या होती है, यानी कि छोटी मोटी जो डिस्पेंसरी होती है आसपास वो अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, या फिर समस्या होती है स्ट्रीट लाइट खराब होती है, गलियों में अंधेरा हो जाता है रात के समय में, प्राथमिक विद्यालय आसपास अवेलेबल नहीं है, या अवेलेबल है तो उसमें बहुत सारी कमियां हैं। ठीक है, नालियां नहीं बनी है, बनी हुई है तो उसमें सफाई नहीं हो रही है, टूटी हुई है नालियां। बहुत तरह की समस्या हो सकती है, सड़क की समस्या हो सकती है, सफाई की समस्या हो सकती है। तो ये जितनी भी समस्या आप देख रहे हो, ये एक आम आदमी की समस्या होती हैं। आसपास ये जो हमारी लोकल समस्याएं हैं, तो इन समस्याओं को क्या केंद्र की सरकार ठीक करेगी, या राज्य की सरकार ठीक करेगी? ठीक है, या फिर हमारी जो स्थानीय सरकार है वो ठीक करेगी? तो ये जो लोकल मुद्दे होते हैं ना, जो बिल्कुल आम आदमी के आसपास के मुद्दे होते हैं, इसके लिए सरकार का एक तीसरा लेवल बनाया गया है जिसे हम स्थानीय सरकार कहते हैं। और ये सरकार इन सब मुद्दों के लिए काम करती है। ठीक है, तो आई होप आपको इतने से अंदाजा लग गया होगा कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं। देखिए, केवल केंद्र और राज्य स्तर की सरकार का होना ही किसी लोकतंत्र के लिए काफी नहीं है। अब ये भारत में ये आपको चाहिए एक अलग सरकार, क्यों? क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और भारत की जो जनसंख्या है वो बहुत बड़ी है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या को अगर सही तरीके से देखना है, उनकी समस्याओं को सुलझाना है, तो केवल केंद्र और राज्य की सरकार से काम नहीं चलने वाला, एक लोकल गवर्नमेंट भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए आप कह सकते हो कि किसी लोकतंत्र में इतना ही काफी नहीं है। लोकतंत्र के लिए ये भी जरूरी है कि स्थानीय स्तर पर, यानी लोकल लेवल पर, स्थानीय मामलों, जो हमारे लोकल मामले होते हैं, जब भी हमने देखा, अभी गलियों के बारे में देखा, नाली के बारे में देखा, स्ट्रीट लाइट के बारे में देखा, प्राइमरी एजुकेशन के बारे में देखा। ठीक है, ये सारे हमारे स्थानीय मामले होते हैं। तो इनकी देखभाल के लिए एक सरकार की आवश्यकता होती है जो इन सारी समस्याओं को देखे और उसका सॉल्यूशन करे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम अपने देश में जो मौजूद स्थानीय सरकार है उसको समझेंगे, सरकार की बनावट कैसी होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, और किस प्रकार से वो हमारी समस्याओं को सुलझाती है, ये सारी चीजें हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। हम स्थानीय सरकार के महत्व को समझेंगे कि स्थानीय सरकार जो होती है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ये जरूरी है। फिर स्थानीय निकाय जो है उसके महत्व को समझेंगे। फिर हमारा जो संविधान है इसमें जो 73 और 74 ये जो संशोधन हुए हैं, इसमें क्या चीजें ऐड करी गई है उसको देखेंगे। और स्थानीय जो शासकीय निकाय होते हैं, ठीक है, इसके काम को समझेंगे कि ये जो निकाय हैं इनके काम क्या हैं और इनकी जिम्मेदारी क्या क्या है, इसको हम इस चैप्टर में डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है मेरा कि स्थानीय शासन का मतलब क्या होता है, क्या होता है स्थानीय शासन। ठीक है, तो देखिए, गांव और जिला स्तर के शासन को हम स्थानीय शासन कहते हैं। यानी गांव के लेवल पे, एकदम छोटे लेवल पे, स्थानीय लेवल पे या जिला स्तर पे अगर हम देखें, जो लोकल मुद्दे होते हैं उसको, उनके लिए जो शासन होता है उसी को स्थानीय शासन हम बोलते हैं। ठीक है, स्थानीय शासन जो होता है
वो आम आदमी के सबसे नजदीक का शासन होता है। अब नजदीक क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक पिक्चर दिखाई थी, एक फोटो दिखाई थी, उसमें एक व्यक्ति के चारों तरफ हमने कुछ समस्याओं को देखा था। उसमें गलियों की समस्या थी, नालियों की समस्या थी, साफ सफाई की समस्या थी, प्राइमरी एजुकेशन की समस्या थी, प्राइमरी डिस्पेंसरी या फिर जो हमारे जो चिकित्सालय होते हैं उसकी समस्या थी। तो ये हमारी सबसे मतलब लोकल समस्याएं जो हर इंसान के आसपास ये चीजें रहती हैं, ठीक है। तो इसी के शासन को हम स्थानीय शासन कहते हैं। स्थानीय शासन के विषय, तो इसके विषय देखते हैं। देखिए, आम आदमी की जो समस्याएं हैं और उसकी जो डेली लाइफ जो होती है उससे जो जुड़े हुए मुद्दे होते हैं वो सब स्थानीय शासन में आ जाते हैं, ठीक है। लोकल सी जो हमारी समस्याएं हैं, आसपास जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, वो इसमें आ जाती हैं। स्थानीय शासन ये मानता है कि स्थानीय ज्ञान और स्थानीय हित लोकतांत्रिक फैसला लेने के घटक होते हैं, ठीक है। अब स्थानीय शासन क्या मानता है, स्थानीय शासन का ये मानना है कि स्थानीय ज्ञान होना चाहिए, यानी जो सरकार है उसको पता होना चाहिए कि उसके क्षेत्र में क्या क्या समस्या चल रही है। अब मान लो सरकार तो बना दी, सरकार को पता ही नहीं है कि भाई यहाँ पे नालियां बनवानी है हमको, यहाँ पे हमें गलियां टूटी हुई है गलियां बनवानी है, स्ट्रीट लाइट लगवानी है, सरकार को यही नहीं पता होगा तो कैसे वो फैसला करेगी। तो लोकतांत्रिक फैसला अगर करना है तो सरकार को लोकल मुद्दों की भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। यही बात आपको यहाँ पे बताई जा रही है। एक बेहतर शासन और जनहितकारी प्रशासन के लिए भी स्थानीय समस्याओं का ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है। अगर एक अच्छा शासन करना है, एक बेहतरीन शासन करना है और जनहितकारी यानी जनता के हित के लिए, जनता के कल्याण के लिए अच्छा प्रशासन करना है, तो उसके लिए भी जो लोकल उनकी समस्याएं हैं उसका ज्ञान होना जरूरी है सरकार को। तभी तो सरकार उनकी समस्याओं को देखेगी, उनकी समस्याओं को सुलझाएगी। स्थानीय शासन का फायदा क्या है, तो ये समझते हैं। स्थानीय शासन का फायदा ये है कि लोगों के सबसे नजदीक होता है ये, और इस कारण उनकी समस्याओं का समाधान जो है बहुत तेजी से, ठीक है, तथा कम खर्चे में हो सकता है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। मान लीजिए आप किसी गांव में रहते हो, आपका छोटा सा गांव है, आपका गांव का जो प्रधान मुखिया वगैरह होंगे, ठीक है, आपके साथ वो रहते होंगे। तो गांव के प्रधान मुखिया की भी वही समस्या होगी जो आपकी समस्या होगी, क्योंकि जिन सड़कों से आप जाते होंगे तो प्रधान मुखिया भी उन्हीं सड़कों से जाते होंगे। जो प्रॉब्लम आपके साथ होगी वही उनके साथ भी हो सकती है। तो ऐसे में अगर आप प्रधान के पास अपनी समस्या को लेकर जाते हो तो वो पहले से ही जानता है, हाँ ये समस्या है, वो आपकी समस्या को आगे पहुंचाएगा, यानी उसको पता है। तो यही चीज यहाँ पे होती है स्थानीय शासन में, का फायदा यही होता है कि उनको पता होता है कि लोकल लेवल पे क्या समस्याएं हैं और वो उसका सोल्यूशन भी जल्दी कर देते हैं और उसमें खर्चा भी कम आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब स्थानीय शासन को हम क्या कहते हैं, दो कैटेगरी में बांट देंगे। हो सकता है आप गांव में रहते हो सकता है आप नगर में रहते हो यानी शहर में रहते हो। आप इन्हीं दो जगह में से किसी एक जगह में रहते होंगे, ठीक है। तो गांव की जो प्रॉब्लम होती है वो भी स्थानीय शासन में आ जाएगी, नगरों में जो लोकल मुद्दे होते हैं वो भी स्थानीय शासन में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको हमें देखना है। अब देखिए, स्थानीय शासन गांव और नगर, गांव में ये समस्या कौन सुलझाएगी, जो पंचायतें होती हैं वो इसका सोल्यूशन करेगी। और जो नगर में जो समस्या है, ये लोकल समस्या, इसकी जो इसको सुलझाने का काम करेगी वो कौन सी संस्था करेगी, तो नगर पालिका, नगर निगम, ठीक है, ये काम करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, यही आपको समझना था। तो बस इतना देख लो, ध्यान से समझ लिया होगा आपने। अब चलते हैं आगे और डिटेल में समझते हैं। तो स्थानीय शासन को हमने क्या करा, दो कैटेगरी में बांट दिया, ठीक है। एक तो हमने गांव के लिए, जहाँ गांव में क्या होता है, पंचायतें होती है। दूसरा हमने नगर के लिए कर दिया, नगर में नगर पालिका होती है। अब गांव में देखें हम पंचायतों में, तो यहाँ पे भी इसको तीन कैटेगरी में बांट देते हैं, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, इस तरीके से। नगर में देखें तो भी इसको तीन कैटेगरी में बांट देंगे, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, इस तरीके से। यानी कि पंचायत का काम गांव के लिए करना है, नगर निगम का काम जो है शहरों के लिए करना है। क्या करना है, उनकी समस्याओं को दूर करना है। अब कौन सी समस्या हो सकती है, वो उनकी गलियों की समस्या हो सकती है, नालियों की समस्या हो सकती है, साफ सफाई की समस्या हो सकती है, ठीक है। जो लोकल मुद्दे हैं उनकी समस्याओं को सुलझाने का काम ये करते हैं। अब एक क्वेश्चन है, इतना अगर आपने समझ लिया है तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि स्थानीय शासन की आवश्यकता, यानी हमको स्थानीय शासन की आवश्यकता क्यों है। सोचिए क्यों है भाई। तो आपके दिमाग में दो चार चीज़ें आ जानी चाहिए क्लियर, कि अगर भाई हमारे आसपास में कोई छोटे बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, ठीक है, सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट की नहीं कर रहा, कोई सरकारी स्कूल नहीं है, बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, तो उनकी समस्या है, तो उनको क्या चाहिए, स्थानीय शासन चाहिए, वही तो उनकी समस्या को सुलझाएगा। अब मान लो लोग गाँव में आ रहे जा रहे हैं, सड़कें जो है वो कच्ची हैं, बारिश में पानी भर जाता है, उनको आने जाने में दिक्कत होती है, गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये समस्या किसकी है, गांव वाले लोगों की है।
अब उसकी समस्या को सुलझाने का काम कौन करेगा? स्थानीय शासन करेगा। समझ रहे हो स्थानीय शासन की जरूरत क्यों है? तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, हमें स्थानीय शासन की जरूरत क्यों होती है। तो एक मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर कायम करना है तो उसके लिए स्थानीय शासन की जरूरत होगी। अच्छा बेहतरीन लोकतांत्रिक व्यवस्था हो जाएगी। फिर स्थानीय स्तर पे जो राजनीतिक, आर्थिक और भागीदारी जो सुनिश्चित करना है, तो उसके लिए भी हमको कहीं ना कहीं जो लोकल या स्थानीय शासन है उसकी आवश्यकता होती है। फिर सामान्य नागरिक जो एक आम आदमी होता है, उसकी प्रतिनिधियों तक पहुंच के लिए भी स्थानीय शासन की आवश्यकता होगी। अब कोई आम आदमी है, उसके सामने कोई समस्या है तो कहाँ जाएगा? वो अपने नेता के पास जाएगा, ठीक है। फिर उस नेता से वो समस्या बताएगा, तब नेता जाके उसके लिए काम करेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो कार्य को सफल और तीव्र गति से, यानी किसी काम को बहुत तेजी से करवाना है, जल्दी करवाना है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी हमको एक स्थानीय शासन चाहिए जो जन कल्याणकारी काम करे, यानी जनता के कल्याण के लिए काम करे। आपसी सामंजस्य बनाने के लिए और बेहतरीन प्रशासन चलाने के लिए भी हमको स्थानीय शासन की आवश्यकता होती है। लोगों की जो लोकल समस्या है उसको सुलझाने के लिए भी स्थानीय शासन की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं, भारत में स्थानीय शासन का विकास। तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि अपना शासन खुद चलाने वाले ग्राम समुदाय प्राचीन भारत में सभा के रूप में मौजूद थे। यानी जो प्राचीन भारत था तो उसमें सभा होती थी, ग्राम पंचायतें होती थी, वो अपने गांव की समस्याओं को सुलझाने का काम करती थी। पहले से हमारे यहाँ पे ऐसा होता था, ठीक है। समय बीतने के साथ गांव की इन सभाओं ने पंचायत का रूप ले लिया। यानी ये जो पहले सभाएं बोली जाती थी, यही बाद में क्या बन गई? पंचायतें बन गई। फिर समय बदलने के साथ साथ पंचायतों की भूमिका और काम भी बदलते रहे। जैसे जैसे समय बदला, पंचायत की भूमिका बदली, जिम्मेदारी बदली, ठीक है। तो फिर यही चीजें बाकी आगे जाके क्या हो गई? लोकल गवर्नमेंट बन गई, यानी स्थानीय शासन बन गई, ठीक है। तो इसी को समझते हैं। आज के समय में, यानी आधुनिक समय में, स्थानीय शासन के जो निर्वाचित निकाय हैं वो सन 1882 के बाद अस्तित्व में आए थे। यानी अंग्रेजों का समय था, उस समय की ये बात चल रही है। उस समय लॉर्ड रिपन जो थे, ये भारत के वायसराय थे, ठीक है। उसने इन निकायों को बनाने की शुरुआत की। उस वक्त मुकामी बोर्ड इसको कहा जाता था, यानी मुकामी बोर्ड बनाया। कहने का मतलब है, अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों का शासन था, लॉर्ड रिपन जो थे वायसराय थे, उन्होंने ये समझा कि लोकल समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, स्थानीय समस्याओं को सॉल्व करने के लिए एक स्थानीय निकाय होना चाहिए, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया? उस समय मुकामी बोर्ड इसको कहा जाता था। ये जो स्थानीय समस्या होती थी उसका काम करती थी, ठीक है। इस दिशा में जो प्रगति है वो बड़ी धीमी गति से हो रही थी। कांग्रेस जो थी, कांग्रेस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकार से मांग की कि सभी स्थानीय बोर्ड को ज़्यादा कारगर बनाने जो है उसके लिए ज़रूरी कदम उठाए जाए। क्योंकि अंग्रेजों का शासन था उस समय, जो कांग्रेस थी उसने डिमांड करी कि भाई ये जो आपने स्थानीय निकाय बना रखे हैं ये ऐसे कामयाब नहीं है, अगर इसको और ज़्यादा अच्छा बनाया जाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको और ज़्यादा मतलब कारगर बनाना है तो बहुत ज़रूरी और बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो ये सारी बातें सामने रखी। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1919। उसके बनने के बाद कई प्रांतों में ग्राम पंचायत बना दी गई, यानी कि जो कई प्रांत हैं वहाँ पे छोटी छोटी पंचायतें बना दी गई जो अपने अपने गाँव की समस्याओं को देखती थी। सन 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद भी ये प्रवृत्ति जारी रही, ऐसा ही चलता रहा। अभी देखो, अभी देश गुलाम है तब की बात चल रही है। फिर महात्मा गांधी ने जोर देकर कहा कि आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। यानी कि एक, मान लो एक केंद्र है, उसके पास ही सारी सरकार की पावर है, ऐसा नहीं। केंद्र सरकार के पास हो, फिर राज्य सरकार के पास पावर हो, लोकल गवर्नमेंट के पास पावर हो, इस तरीके से सत्ता जो है वो सब हाथों में होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा गांधी जी ने कहा। उनका मानना था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना है तो सत्ता के विकेंद्रीकरण का कारगर साधन होना चाहिए। तो विकास के हर काम में जो स्थानीय लोग होते हैं उनकी भागीदारी होनी चाहिए। कहने का मतलब है, मान लीजिए गांव में विकास करना है तो गांव के लोकल लोगों से पूछोगे ना, भाई गांव में क्या चाहिए? अब मान लो गांव में चाहिए स्कूल, विद्यालय चाहिए मान लीजिए गांव में, ठीक है। अब विद्यालय बना नहीं रहे हो, वहां पे तुम फव्वारे लगा दोगे तो वो फव्वारे गांव वालों के काम थोड़ी आएंगे। तो कहने का मतलब है, जो लोकल समस्याएं हैं, जो स्थानीय समस्याएं हैं, उसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि भाई तुमको किस चीज़ की जरूरत है, फिर वो चीज़ वहाँ पे अवेलेबल करानी चाहिए। अगर वहाँ पे सड़क की कमी है तो सड़क अवेलेबल करवाओ, बिजली की कमी है तो बिजली अवेलेबल करवाओ, स्कूल की कमी है तो स्कूल बनवाओ। समझ रहे हो? तो ये यहाँ पे कहना चाह रहे थे गांधी जी। अब स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन की बात करते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे अंग्रेजों के शासन के समय से, यानी अभी से नहीं है, ये पहले से ये शुरुआत हो चुकी थी। फिर हमारे संविधान में देखो,
पहले हमारे यहाँ पे स्थानीय सरकार, स्थानीय शासन नहीं होता था। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था दो प्रकार की सरकार के बारे में। एक तो थी केंद्र की सरकार और दूसरी थी राज्य की सरकार। हमारे यहाँ पे यही दो सरकारें होती थी, स्थानीय सरकार हमारे यहाँ पे नहीं होती थी। ठीक है, पहले प्रयास जरूर करी गए थे लेकिन वो स्थानीय सरकार नहीं थी। फिर संविधान में 73वां और 74वां संशोधन हुआ, उसके बाद स्थानीय शासन को मजबूत आधार मिला कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए, इसकी हमें जरूरत है। इससे पहले भी स्थानीय शासन के निकाय बनाने के लिए कुछ प्रयास किए गए थे लेकिन वो ज़्यादा कामयाब नहीं हुए। आप तो कहोगे ऐसे तो आप कह रहे हो अंग्रेजों के समय भी था, अंग्रेजों के समय था लेकिन उतना कामयाब नहीं था। जो बेहतरीन तरीके से इस पे काम हुआ वो आज़ादी के बाद हुआ, 73वें और 74वें संशोधन के बाद हुआ। ठीक है, उससे पहले जो था वो उतना ज़्यादा कामयाब नहीं था। अब देखो, सन 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये लाया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था कि जो लोकल, जो स्थानीय विकास है उसकी जो विभिन्न गतिविधि है उसकी, उसमें जनता की भागीदारी हो। कहने का मतलब है कि एग्जाम्पल है, मान लीजिए कोई गांव है या मान लीजिए कोई शहर है। अब शहर के लोगों की क्या समस्या है, गांव के लोगों की क्या समस्या है, अब ये कौन जानेगा? जो गांव में रहने वाला व्यक्ति होगा वो गांव की समस्या को जानेगा, जानता होगा। जो शहर में रहने वाला व्यक्ति होगा वो शहर की समस्या को अच्छे से जानता होगा। ठीक है, उन लोगों से पूछा जाए, उनको शामिल किया जाए। कोई अगर मान लो वहाँ पे विकास का कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, कुछ विकास के लिए कोई प्रोजेक्ट ला रहे हैं, तो उन लोकल लोगों से पूछना जरूरी है भाई, तभी तो वो आपको बता पाएगा कि हमारी ये समस्या है, उसका ऐसा सोल्यूशन किया जाए। तो ये प्रयास किया गया था 1952 में। फिर इसी पृष्ठभूमि में ग्रामीण इलाकों में एक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई। फिर ये कहा गया कि गाँव में 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, इसकी सिफारिश की गई थी। ठीक है, लेकिन अनेक प्रदेशों में इन स्थानीय निकायों की शक्ति इतनी नहीं थी कि वे स्थानीय विकास की देखभाल कर सके। अब देखो, स्थानीय लेवल पे एक सरकार का गठन की बात हो गई, गठन मान लो कर भी दिया, लेकिन फिर भी ये सरकारें उतनी कामयाब नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि ये जो था ना, ये निकाय जो थे वित्तीय मदद के लिए जो प्रदेश की सरकार है और जो केंद्र की सरकार है उस पर निर्भर थे। अब एग्जाम्पल से समझो, मैंने बताया आपको दो प्रकार की सरकारें थी, एक तो केंद्र की सरकार थी, एक राज्य की सरकार थी। ठीक है, अब तीसरे लेवल पे जो है वो स्थानीय सरकार है। अब स्थानीय सरकार मान लो बना भी दिया जाए, स्थानीय सरकार कामयाब नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उसको फंड चाहिए, पैसा चाहिए। अगर गांव में विकास करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अब पैसा कहाँ से मिलेगा? या तो केंद्र की सरकार से मिलेगा या राज्य की सरकार से मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ? डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? या तो केंद्र सरकार पे या राज्य सरकार पे। यहाँ से फंड मिलेगा, तब उस फंड को लेके वो गाँव में विकास का काम करेंगे। ठीक है, तो ऐसे में ये समस्या आ रही थी, मतलब सरकार भी मान लो है लेकिन उसके पास उतना फंड नहीं है। कई प्रदेशों ने तो ये तक नहीं माना कि निर्वाचन द्वारा स्थानीय निकाय स्थापित करने की जरूरत है। कुछ प्रदेशों ने तो ये भी बोल दिया कि कोई चुनाव की जरूरत नहीं है, ऐसा स्थानीय निकाय की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा भी कह दिया गया था। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जहाँ पे स्थानीय निकायों को भंग करके, खत्म करके स्थानीय सरकार का जो जिम्मा है वो सरकारी अधिकारियों को सौंप दिया कि कोई यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट नहीं होगी, जो सरकारी अधिकारी हैं उसको जिम्मेदारी दे दी। ऐसा भी हुआ। कई प्रदेशों में अधिकांश स्थानीय निकायों के चुनाव जो थे अप्रत्यक्ष तरीके से हुए, ऐसे ही मतलब करवा लिए गए। और अनेक प्रदेशों में स्थानीय निकायों के चुनाव समय समय पे स्थगित कर दिए गए, पोस्टपोन कर दिए गए। तो आप यहाँ पे क्या समझ रहे हो? यहाँ पे ये समझ रहे हो कि एक स्थानीय शासन की जरूरत होती है विकास के लिए, चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो। लेकिन यहाँ तो चुनाव ही नहीं हो रहे हैं, कभी चुनाव हो रहे हैं तो बार बार उसको पोस्टपोन कर दिया जा रहा है, कभी स्थानीय निकाय बनाया नहीं जा रहा बल्कि सरकारी कर्मचारियों को उसकी जिम्मेदारी दे दी जा रही है। तो क्या ऐसे शासन चल जाएगा? तो आप कहोगे नहीं चलेगा। ठीक है, अब नहीं चलेगा तो फिर क्या सॉल्यूशन हुआ होगा, इसको समझते हैं। सन 1987 के बाद, ध्यान से समझना, इस लाइन को अंडरलाइन कर लो। सन 1987 के बाद स्थानीय शासन की संस्थाओं के गहन पुनरावलोकन की शुरुआत हुई। यानी कि जो स्थानीय शासन था उस पर खूब नज़र रखी गई, पुनरावलोकन किया गया, उस पर स्टडी की गई। और सन 1989 में 89 में पीके थुंगन समिति बनाई। ठीक है, ये समिति जो थी इसने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश करी। यानी ये जो इन्होंने समिति बनाई थी, इस समिति ने ये कहा कि ऐसे काम नहीं चलने वाला है, पूरा संवैधानिक होना चाहिए। ठीक है, यानी जो स्थानीय निकाय हैं, जो लोकल हमारी जो सरकारें हैं और जिसको स्थानीय शासन कहा जाता है, ऐसे काम नहीं चलेगा। स्थानीय निकाय अगर मजबूत बनाना है तो संवैधानिक तरीके से होना चाहिए। हर 5 साल में उसका चुनाव कराओ, और उसका चुनाव वैसे ही कराओ जैसे राज्य सरकार केंद्र सरकार के लिए करवाते हो, ऐसे उसे भी महत्वपूर्ण सरकार मानो और उसको फंड दो,
ठीक है, पैसा दो तब जाके वो अच्छे से काम कर पाएगी। तो देखिए समिति की सिफारिश क्या थी, समिति की सिफारिश थी कि स्थानीय शासन की संस्थाओं के चुनाव जो है वो टाइम टाइम पे कराओ, यानी हर 5 साल के बाद करा लो। उनको समुचित कार्यों की सूची तय करो, यानी कि पहले एक लिस्ट बनाओ कि कौन कौन से काम हैं जो लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय शासन करेगा। ठीक है, 5 साल तक, हर 5 साल में उसका चुनाव कराओ, सरकार बनेगी, उसको पहले से पता होगा कि हमको ये काम करने, ये काम हमारी जिम्मेदारी में आते हैं। ठीक है, फिर ऐसी संस्थाओं को धन प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए, यानी ऐसी जो संस्था है इनको पैसा भी दो, क्योंकि पैसा नहीं होगा तो सरकार फिर काम कैसे करेगी। तो धन प्रदान करने के लिए इनको संविधान में संशोधन करो कि टैक्स इनको भी मिलेगा, कहाँ से कैसे मिलेगा, ये सारी चीजें बताओ। तो इसके लिए फिर संविधान में कुछ संशोधन किए गए, बदलाव किए गए। संविधान में 73वां और 74वां ये 2 संशोधन जो थे ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझना है। तो 1989 में केंद्र सरकार ने संविधान संशोधनों की बात आगे बढ़ाई। ठीक है, इन संशोधनों का लक्ष्य क्या था, यानी संविधान में ये जो अमेंडमेंट हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, सुधार हो रहे हैं, इसका लक्ष्य क्या था। इसका लक्ष्य था कि स्थानीय शासन को मजबूत बनाना है और पूरे देश में इसके कामकाज तथा बनावट में एक रूपता लानी है, यानी पूरे देश में कहीं भी स्थानीय शासन होगा वो एक जैसा ही होगा, चुनाव प्रक्रिया एक जैसी ही होगी। ठीक है, ये करना है। सन 1992 में क्या होता है, संविधान का 73वां और 74वां संशोधन जो था वो संसद में पारित हो गया। संविधान का 73वां संशोधन जो था वो गाँव में जो लोकल सरकारें होती है उनके लिए बना था, और 74वां जो था वो नगरों के लिए था, यानी ठीक है शहरों के लिए था। इसका संबंध जो है वो पंचायती राज संस्थाओं से है। 73वां संशोधन गाँव की बात कर रहा है। आपको याद करने का तरीका बता दूं, 73 74 आपको पहले गांव लिखना है और बाद में नगर लिखना है। ठीक है, यानी जो 73वां संशोधन हुआ वो गांव के लिए हुआ, गांव में पंचायती राज व्यवस्था के लिए। 74वां जो हुआ वो नगरों के लिए हुआ। ठीक है, तो संविधान का जो 74वां जो संशोधन है वो शहरी स्थानीय निकाय जिसको नगर पालिका वगैरह कहा जाता है उससे जुड़ा हुआ है। सन 1993 में 73 और 74वां संशोधन जो था वो लागू हो गया। इसके तहत एक लोकल गवर्नमेंट पूरे संवैधानिक तरीके से हमारे यहाँ पे बनने लगी और हर 5 साल में उसके चुनाव होने लगे, और उनको पहले से एक लिस्ट दे दी गई कि भाई तुम ये काम करोगे और तुमको यहाँ से फंड मिलेगा। ठीक है, यानी उसको मजबूत बनाने का प्रयास हुआ। अब देखते हैं 73वां संशोधन जो था इसमें त्रिस्तरीय बनावट है। अब ये त्रिस्तरीय बनावट आपको समझना है, पेपर में ना ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो ये आपको समझना है। अब देखो ये मैंने एक शेप बनाया, इसमें जो सबसे निचला स्तर है वो है ग्राम पंचायत या ग्राम सभा आप कहोगे। उसके बाद उससे बड़ा होता है ब्लॉक समिति जिसको तालुका या मंडल कहा जाता है। ठीक है, और सबसे ऊपर यानी पूरे जिले को देखा जाता है वो जिला पंचायत हो जाएगी। ठीक है, अब जिला, एक जिले के अंदर बहुत सारे गांव होते हैं, आपको पता होगा अगर आप गांव वगैरह में रहे हो तो कई सारे गांव जो होते हैं वो एक जिले यानी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ जाते हैं। तो सबसे जो बड़ा स्तर है वो जिला पंचायत है, उससे छोटा स्तर उसको तालुका मंडल या फिर ब्लॉक समिति कह सकते हो, और सबसे जो निचला स्तर है वो ग्राम पंचायत होता है या जिसको ग्राम सभा भी आप कह सकते हो। ठीक है, ये था। अब चलते हैं आगे। अब 73वां संविधान संशोधन जो है वो किससे रिलेटेड है, गांव से रिलेटेड है। अभी हमने पढ़ा था ना गांव से रिलेटेड है, तो इसको देखते हैं। देखिए अब सभी प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा जो है वो त्रिस्तरीय है, यानी 3 स्तर का होगा। सबसे नीचे यानी पहले पायदान पे होगी ग्राम पंचायत जिसको ग्राम सभा भी कह सकते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत के दायरे में एक अथवा उस एक से ज्यादा गांव हो सकते हैं, क्योंकि भाई देखो कुछ गांव बहुत बड़े होते हैं, कुछ गांव छोटे छोटे भी होते हैं, तो छोटे छोटे गांव ज्यादा भी हो सकते हैं। ग्राम पंचायत के दायरे में एक से ज्यादा गांव भी हो सकते हैं अगर छोटे छोटे गांव है तो। फिर बीच वाले स्तर पे है यानी जो मध्यम स्तर पे आता है वो मंडल है। ठीक है, जिसको हम ब्लॉक भी कह सकते हैं या फिर तालुका भी कह सकते हैं। और जो प्रदेश आकार में छोटे हैं और वहाँ मंडल या तालुका पंचायत यानी मध्यवर्ती स्तर को बनाने की जरूरत नहीं है। और ठीक है ये हो जाएगा। और सबसे जो ऊपर का हिस्सा था अभी हमने पढ़ा था, जो सबसे ऊपर है वहाँ पे आ जाता है जिला, यानी सबसे ऊपर के स्तर पे क्या आ जाएगा, जिला पंचायत आ जाएगा। ठीक है, इसके दायरे में जिले का पूरा ग्रामीण इलाका आ जाता है, यानी पूरे जिले के जितने भी ग्रामीण इलाके आ जाएंगे सब जिले जिला पंचायत के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये 3 स्तर बनाए गए थे। पंचायती हलके में मतदाता के रूप में दर्ज हर वयस्क व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है। अब देखो गांव का हर वयस्क, हर अडल्ट, ठीक है, जो 18 साल का हो चुका है वो सभी क्या होते हैं, वो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। ठीक है, ग्राम सभा की भूमिका और कार्य का फैसला जो है वो प्रदेश के कानूनों से होता है। जो जिस जगह की वो ग्राम पंचायत है, ठीक है, ग्राम सभा है, उस प्रदेश के जो कानून है उसके अकॉर्डिंग ही फैसले यहाँ पे होते हैं।
तो ये 3 स्तर हमने पढ़ लिए हैं, इसको हम बार बार नहीं पढ़ेंगे, आप एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी मैं आपको नोट्स दे दूंगा, आप वहाँ से लिख सकते हो। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं चुनाव की। अब ये जो भाई स्थानीय सरकारें होती हैं, लोकल गवर्नमेंट जिसको कहा जाता है, इनके चुनाव कैसे होते हैं? तो पंचायती राज के तीनों स्तर के चुनाव जो हैं वो सीधा जनता करती है। कहने का मतलब है, मैं जाऊंगा, अगर मैं वोट देने के लायक हूं, अगर आप भी वोट देने, मतलब 18 साल प्लस का कोई भी व्यक्ति जाएगा, जाके बटन दबाएगा, सीधा चुनाव में सीधा पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो हर पंचायती राज की अवधि जो होती है वो 5 साल की होती है, डायरेक्ट चुनाव होते हैं। अगर प्रदेश की सरकार द्वारा समय से पहले पंचायत को भंग कर दिया जाए, मान लो वहां की सरकार ने ही भंग कर दिया है, तो 6 महीने में दोबारा चुनाव करने होते हैं, ठीक है, अगर भंग कर दिया है तो। आरक्षण की बात कर लेते तो महिलाओं के लिए सभी पंचायती संस्थाओं में, ठीक है, 1/3 सीटें जो होती है उनके लिए रिजर्व है। SC ST के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पे इसमें सीटों का आरक्षण है। अगर प्रदेश की सरकार चाहे तो OBC की सीटें जो है वो भी आरक्षित कर सकती है, ठीक है, वो वहाँ की जनसंख्या के हिसाब से देख लेगी, उसको लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पे OBC वर्ग वगैरह है तो उसकी सीटें भी तय कर। अगला टॉपिक है विषयों का स्थानांतरण, ठीक है। आपने क्या पढ़ा लास्ट चैप्टर में? हमने पढ़ा था पहले हमारे यहाँ पे 2 ही तरह की सरकार होती थी, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, ठीक है। तो जो भी विषय होते थे वो विषय इन्हीं दोनों के बीच बटे हुए थे, यानी कि कुछ विषय ऐसे थे जिसपे केवल केंद्र की सरकार कानून बना सकती है, कुछ विषय ऐसे थे जिसपे केवल राज्य की सरकार कानून बना सकती है, उनको देखने का काम राज्य सरकार का होगा, ठीक है, यही था। लेकिन फिर हमारे यहाँ पे आ गई तीसरी सरकार, जिसको हम कहते हैं स्थानीय सरकार। अब इस स्थानीय सरकार को क्या हुआ, राज्य सरकार से कुछ विषय ले लिए गए और स्थानीय सरकार को दे दिए गए, ठीक है। तो ऐसे 29 विषय हैं जिसपे स्थानीय सरकार जो है वो देखेगी, ठीक है। तो देखिए, ऐसे 29 विषय हैं जो पहले राज्य सूची में आते थे, यानी इसके हाथ में थे, उन्हें अब संविधान की 11वीं अनुसूची में दर्ज कर लिया गया और इन विषयों को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिया गया। इससे राज्य सरकार का काम करने का दायरा थोड़ा कम हो गया, उनकी जिम्मेदारियां कम हो गई और वो जिम्मेदारी किस पे चली गई, स्थानीय सरकारों पे, ठीक है। आगे चलते हैं। इन विषयों का संबंध स्थानीय स्तर पर होने वाले विकास और कल्याण के कामकाज से था, यानी कौन से विषय रखे गए, जो लोकल लेवल पे, स्थानीय लेवल पे जो भी काम होते हैं उसके लिए ये विषय जो थे वो रखे गए, ठीक है। इन कार्यों का वास्तविक हस्तांतरण जो है वो प्रदेश के कानून पे भी निर्भर है और ये प्रदेश ये फैसला करेगा कि इन 29 विषयों में से कितने को वो स्थानीय निकायों के हवाले करना चाहता है। राज्य की सरकार के हाथ में, कानून के हाथ में है कि कितने विषय वो 29 में से देना चाह रहा है स्थानीय सरकार को, ताकि वो वहाँ पे काम कर सके, ठीक है। इससे क्या होता है, राज्य सरकार से वो काम स्थानीय सरकार पे चले जाते हैं तो उनकी जिम्मेदारी थोड़ी कम हो जाती है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब आप देख सकते हो 11वीं अनुसूची जो है इसमें कुछ ऐसे विषय हैं जो इसमें दर्ज किए गए हैं, इस पे हमारी जो स्थानीय जो सरकारें होती है वो काम कर सकती हैं। एक बार आप ये सारे के सारे विषय पढ़ सकते हो, वीडियो को पॉज कर लो, NCERT से ले रखा है, आप इनको पढ़ सकते हो, ठीक है। ये सारे काम वो देखेंगे, मैं आगे ले चलता हूँ आपको सीधा टॉपिक पे। भारत के अनेक प्रदेशों के आदिवासी जनसंख्या जो वाले क्षेत्र हैं जहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं, वहाँ पे 73वां जो संशोधन है उसके प्रावधानों से इसको अलग रखा गया है, ठीक है। अब आदिवासी क्षेत्र को क्यों अलग रखा गया है, ये आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये प्रावधान इन क्षेत्रों पे लागू नहीं होते हैं, लेकिन सन 1996 में अलग से एक अधिनियम बनाया गया, एक अलग से अधिनियम कानून बनाया गया और पंचायती व्यवस्था के प्रावधानों के दायरे में इन क्षेत्रों को शामिल कर लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा, स्टार्टिंग में, शुरुआत में जो आदिवासी क्षेत्र थे वो इसमें शामिल नहीं थे, यानी जब संशोधन हुआ था तब इसको, ठीक है, इसको अलग रखा गया था। लेकिन बाद में 1996 में क्या हुआ, अलग से एक अधिनियम बनाया और जो पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है, इनको भी पंचायती राज व्यवस्था के दायरे में कर दिया गया। अनेक आदिवासी समुदाय जो थे उनने जंगल, जल और जोहड़ जैसे साझे संसाधनों की देखरेख के रीति रिवाज इनमें मौजूद होते हैं, क्योंकि ये जंगलों से जुड़े लोग होते हैं, जंगलों में रहते हैं, कहीं ना कहीं जंगलों का सम्मान करते हैं, उनसे कटने से उनको बचाते हैं, इनके रीति रिवाज जो है वो अलग है। इस कारण जो नया अधिनियम था उसमें आदिवासी समुदायों के इस अधिकार की रक्षा की गई ताकि उनके ये अधिकार ना छीने जाएं, ठीक है, और अपने रीति रिवाज के अनुसार अपने संसाधनों की देखभाल कर सकते हैं, संसाधनों को बचा सकते हैं। इस उद्देश्य से ऐसे इलाकों की ग्राम सभा को अपेक्षाकृत ज्यादा अधिकार दिए गए और निर्वाचित ग्राम पंचायत को कई मायनों में ग्राम सभा की अनुमति लेनी पड़ेगी। यानी ऐसे इलाकों में क्या हो गया, ग्राम सभा को जो था वो ज्यादा अधिकार दे दिए गए थे ताकि वो इन आदिवासियों के लिए भी काम कर सके, ठीक है, इनकी समस्या को देख सके।
इस अधिनियम के पीछे मूल विचार क्या था? स्वशासन का, यानी स्थानीय लोगों की बातों को सुनो, समझो और उसके हिसाब से काम करो। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, राज्य चुनाव आयुक्त। तो प्रदेशों के लिए यह आवश्यक है कि वो एक राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करे, और इस आयुक्त की जिम्मेदारी क्या होगी? पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव कराने की, क्योंकि 5 साल के बाद जो चुनाव होते हैं इनके, इसकी जिम्मेदारी जो है वो यही लेगा। ठीक है, पहले ये काम जो था वो प्रदेश का प्रशासन करता था, पहले उसके हाथ में जिम्मेदारी थी, जो प्रदेश की सरकार के अधीन होता था, इसलिए बाद में उससे ये जिम्मेदारी ले ली गई। अब भारत के चुनाव आयुक्त के समान प्रदेश का भी चुनाव आयुक्त होता है, जो स्वायत्त होता है। ठीक है, किसी के दबाव में काम नहीं करेगा। प्रदेश का चुनाव आयुक्त एक स्वतंत्र अधिकारी होगा, अपने हिसाब से काम कर सकता है। उसका कार्यालय का संबंध भारत के चुनाव आयोग से नहीं है। ठीक है, अलग है ये उससे। नेक्स्ट देखते हैं राज्य का वित्त आयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। प्रदेशों की सरकार के लिए हर 5 साल में एक प्रादेशिक वित्त आयोग भी बनाना जरूरी होता है। यह आयोग जो है वो प्रदेश में मौजूद स्थानीय शासन की संस्थाओं की आर्थिक स्थिति की जायजा लेगा, कितना फंड है, कितना नहीं है, कहाँ यूज किया, ये सारी चीजें देखता है। ठीक है, कितना फंड है भी या नहीं है। यह आयोग एक तरफ प्रदेश और स्थानीय शासन की व्यवस्थाओं के बीच में, तो दूसरी तरफ शहरी और ग्रामीण स्थानीय शासन की संस्थाओं के बीच में जो राजस्व होता है, जो टैक्स होता है, जो फंड होता है, उसका पुनरावलोकन करता है कि टैक्स कितना आया। ठीक है, इस पे नजर रखता है। और इस पहल के द्वारा ये सुनिश्चित किया गया कि ग्रामीण स्थानीय शासन को धन यानी पैसा आवंटित करना राजनीतिक मसला ना बन जाए, इसीलिए ये अलग से बनाया गया है। नेक्स्ट है 74वां संशोधन, जो कि शहरों के लिए होता है। ठीक है, तो ये जो संशोधन है इसका संबंध किससे है? नगर से, यानी शहर से है। ठीक है, यानी कि नगर पालिका से है। अब शहरी इलाकों को समझते हैं, ऐसे इलाके, ठीक है, जहां पे कम से कम 5,000 की जनसंख्या हो। अब आप शहर कैसे मानोगे? कौन से इलाके को आप कहोगे ये शहर है? तो वहां पे कम से कम 5,000 की जनसंख्या होनी चाहिए। कामकाजी पुरुषों में कम से कम 75% लोग जो है वो खेती बाड़ी का काम ना करते हो, प्राइमरी एक्टिविटी में आता है, ये काम ना करते हो। जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। ये सारी चीजें होती है, तब उसको शहरी इलाके में काउंट किया जाता है। ठीक है, अन्य अब बात करते हैं कुछ विशेष, यानी अनेक रूपों में 74वां संविधान संशोधन जो था, इस ये 73वें संशोधन को दोहराव है, लेकिन ये संशोधन शहरी संबंधों से क्षेत्रों से संबंधित है। कहने का मतलब है जैसा 73 संशोधन था गांव के लिए, सेम वैसा ही है ये, लेकिन ये शहरों के लिए है। ठीक है, 73वें संशोधन के सभी प्रावधान जो है वो प्रत्यक्ष चुनाव होता था, वहां पे हमने पढ़ा था, वहां पे प्रत्यक्ष चुनाव होते थे, हम डायरेक्ट वोट कर सकते हैं। आरक्षण, विषयों का हस्तांतरण, ये हमने देखा था। फिर प्रादेशिक चुनाव आयुक्त हमने देखा था। ठीक है, प्रादेशिक वित्त आयोग हमने देखा था। अभी हमने ये सारे टॉपिक पढ़े हैं। ऐसा ही 74वें संशोधन में शामिल है, और नगर पालिकाओं में ये चीजें जो होती है लागू होती है। तो ये हम मतलब जैसा 73 संशोधन में सारी चीजें थी, वही प्रावधान 74 में भी होती है, बस एक गांव से रिलेटेड है और एक नगर से रिलेटेड है। ठीक है, अब 73वां और 74वां संशोधन जो था उसको क्रियान्वयन कैसे किया गया, लागू कैसे किया गया, इन सब चीजों को देख लेते हैं। अब सभी प्रदेशों में 73वां संशोधन के प्रावधान को लागू करने के लिए कानून बना दिए गए हैं, क्योंकि हर जगह इसको लागू किया गया है। ठीक है, इन प्रावधानों को अस्तित्व में आए अब 10 वर्ष से भी ज्यादा का समय हो चुका है। इस अवधि यानी 1994 से 2004 में अधिकांश प्रदेशों में स्थानीय निकायों के चुनाव कम से कम 2 बार हो चुके हैं, क्योंकि 5 साल में चुनाव होते हैं। अब 10 साल का समय हो गया, 10 साल से ज्यादा का समय हो गया, तो कम से कम 2 बार तो चुनाव हो चुके हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान तथा कुछ अन्य प्रदेशों में तो 3 बार चुनाव हो चुके हैं, क्योंकि पहले वहां पे ये चीजें आ चुकी थी। ठीक है, तो वर्तमान अगर हम देखें, आज के समय में देखें, तो ग्रामीण भारत में लगभग, इस डेटा को देखो, आज ग्रामीण भारत में लगभग 600 के करीब जिला पंचायतें हैं, और ब्लॉक स्तर पे देखें तो 6,000 पंचायतें हैं, और ग्राम स्तर पे देखें, गांव के स्तर पे देखें तो 2,40,000 के करीब पंचायतें हैं। तो ये सब मिलकर गांव की समस्याओं को के लिए काम करती हैं। ठीक है, शहरों में अगर हम देखें तो आप 100 के करीब नगर निगम हैं, नगर पालिका 1400 के करीब हैं, और 2000 के करीब नगर पंचायतें हैं, जो कि नगरों के लिए काम करते हैं, यानी शहरों में काम करती हैं। ठीक है, लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए। पंचायतें और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। आपने पढ़ा था कि वहां पे महिलाओं के लिए सीटें जो होती हैं वो आरक्षित होती हैं। ठीक है, इसके बाद आरक्षण का प्रावधान अध्यक्ष और सरपंच जैसे पदों के लिए भी है। इस कारण निर्वाचित महिला जो है जनप्रतिनिधियों की एक बड़ी संख्या अध्यक्ष और सरपंच जैसे पदों पे आसीन है, क्योंकि महिलाओं को आरक्षण दे रखा है। वो आपको इसीलिए जो सरपंच होती हैं या अध्यक्ष होती है उसमें भी आपको महिलाओं की संख्या काफी दिखेगी, क्योंकि उनको आरक्षण यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक है, आज कम से कम 200 महिलाएं जो हैं वो जिला पंचायतों में अध्यक्ष हैं।
2000 महिलाएं जो है वो तालुका, ठीक है, प्रखंड, मंडल जिसको कहा जाता है, इस लेवल पे आपको अध्यक्ष दिखाई देंगी। ठीक है, गांव, अगर हम ग्राम पंचायत की बात करें तो वहां पे महिला सरपंचों की संख्या देखोगे तो 80,000 से भी ज्यादा है। तो इससे क्या पता लगता है कि, इससे ये पता लगता है कि गांव के लेवल पे जो भी मतलब पंचायत और पंचायती स्तर पे जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरपंच वगैरह हैं उसमें महिलाओं की भागीदारी अच्छी खासी है। अगर हम नगरों की बात करें तो नगर निगम में 30 महिला मेयर, ठीक है, नगर पालिकाओं में 500 से ज्यादा महिलाएं अध्यक्ष, और लगभग 650 नगर पंचायतों की प्रधानी जो है वो महिलाओं के हाथ में है। तो नगरों में भी जो स्थानीय निकाय है उसमें महिलाओं की आपको भागीदारी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये जो स्थानीय शासन होता है, जो लोकल गवर्नमेंट होती है, ये किस चीज का काम करती है, हमारे लिए कौन कौन से काम करती है। तो आपके यहाँ पे जो पीने का पानी अवेलेबल होता है उसके लिए काम करती हैं, गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम में ये भागीदारी निभाती हैं, सामाजिक कल्याण, लोगों को जागरूक करने के लिए, जैसे मान लो आप देखते हो मलेरिया हो जाता है एक सीजन में, तो मच्छरों के प्रति जागरूक करेंगे, कैसे बच्चों को बचाएं, या कोई बीमारी या कुछ भी हो तो लोगों को जागरूक करने का काम करती हैं समाज के कल्याण के लिए। फिर कृषि, सिंचाई, सड़कें, छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं, छोटी मोटी पुलिया होती हैं, इन सब का काम भी जो होता है इन्हीं के हाथों में होता है। लोकल मुद्दे जो हैं जैसे कि आपकी प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन में भी कौन सी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन वगैरह इनके हाथ में होती है। गांव में बिजली लाना, ठीक है, कमजोर तबकों का कल्याण करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये सारे इनके हाथ में होता है। महिला बाल विकास वगैरह इनके हाथ में होता है, साफ सफाई, ठीक है, ये सब इनके हाथ में होता है और ये इसलिए काम करते हैं, यानी इन समस्याओं के लिए काम करते हैं। अब स्थानीय शासन के सामने समस्या क्या है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट, इसको रट के जाना, पेपर में आएगा। और ये जो मैं बता रहा हूँ स्थानीय शासन के मुद्दे, ये भी रट के जाना, पेपर में आता है बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल तैयार करके जाना है। अब इनके सामने कुछ समस्या आती है, समस्या क्या आती है, धन का अभाव, यानी पैसा इनके पास उतना नहीं होता जितना राज्य सरकार, केंद्र सरकार के पास होता है। ठीक है, ये समस्या आती है। आर्थिक मदद के लिए सरकारों पर निर्भरता इनकी कहीं ना कहीं होती है, हालांकि टैक्स इनको भी मिलता है लेकिन उतना नहीं मिल पाता है। कई बार आय से अधिक खर्चा हो जाता है। जनता का जागरूक ना होना, कई बार जनता जागरूक नहीं होती, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं समस्या इनके सामने आती है। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे थे जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आसान चैप्टर है, बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। जरा भी डाउट है तो आप वीडियो को कम से कम 2 बार देखो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।